उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 5 बजे बिहार से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस के दूध के टैंकर से टक्कर होने से 18 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया। शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने बताया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस एक दूध के टैंकर से टकरा गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं उन्नाव डीएम गौरांग राठी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद ऐसा लग रहा है कि बस की गति बहुत तेज थी। घायलों का इलाज जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्नाव जिले में हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन्नाव में हुए हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कोलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और जो मृतक है और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है, बाकी जो प्रगति हुई अवगत कराई। ये प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, इसका एक्सीडेंट दूध के टैंकर से 221 किलोमीटर 40 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की टर्न दूध के ड्राइवर थी, जिसमें तक 18 लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 19 का जो पीएचसी के पास नहीं करा था, क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसमें से कई सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। इसका कारण कई विधायकों का लोकसभा चुनाव लड़ना है, जिसमें जीत के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया। हालांकि इनमें से कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद भी खाली हुई है। बिहार की सुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मैंगलोर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बगदा, मनिकतला, तमिलनाडु की विक्रमादित्य सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की दोहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर आज मतदान जारी है। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून थी। स्क्रूटनी 24 जून को पूरी हुई थी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून तय की गई थी। इस चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। हाथरस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन एसआईटी की ओर से सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीतिक से ज़्यादा प्रेरित लगती है, जो अति दुखद है। मायावती ने कहा कि इस जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी चिंता की बड़ी वजह है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जगह उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सारी बातें मायावती ने ट्वीट कर कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद सबसे पहले दौरे के लिए रूस को चुना।
जिसके बाद पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर थे, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच जंग, आतंकवाद से लेकर सुलह तक की बातचीत हुई। वहीं इसके बाद अब अक्टूबर में पीएम मोदी एक बार फिर रूस का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी के रूस के इस दौरे के बाद अमेरिका ने इस बात को माना है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए ताकत रखता है। पीएम मोदी के दौरे के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने का आग्रह करने की ताकत रखते हैं। With whom colleagues have spoken to this, I'll just add that and just reiterate that India is a strategic partner with whom we engage in full and frank dialogue, including their relationship with Russia. And we've talked about this before. So we think it's critical that all countries, including India, support efforts to realize an enduring and just peace when it comes to Ukraine. It is important for all our allies to realize this. And so we also believe India's long-standing relationship with Russia gives it the ability to urge the President Putin, to end his brutal war, an unprovoked war in Ukraine. It is for President Putin to end. President Putin started the war, and President Putin can end the war. प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान मिलने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजल लाल शर्मा ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च सम्मान प्रदान करना विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल से सम्मानित किया जाना हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल है। मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्हें प्रदान किया गया ये सम्मान विश्व में नए भारत की बढ़ती हुई धाक का प्रतीक है। मोदी जी न सिर्फ भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उनका योगदान अतुलनीय है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री जी की छवि सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्हें दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक शैला रानी रावत की आज सुबह देहरादून में निधन हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि शैला रानी का आकस्मिक निधन बहुत दुखद है। उनका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। वो हमेशा अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ी रहीं। सीएम धामी ने कहा कि मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। ये बहुत दुखद है और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये बहुत फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सार्क चौक पर उस स्थान का दौरा किया
जहां डीडीए द्वारा कथित तौर पर लगभग 1100 पेड़ काटे गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोड को चौड़ा करने के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है। जिस रोड पर हम खड़े हैं ये नया रोड है, जंगल के बीच में ये सड़क है। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ सारे काम बंद कर दिए जाएं, उसके बावजूद यहाँ काम चल रहा है। फार्म हाउस और फार्म हाउस मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। इसमें बड़ी गड़बड़ी की आशंका साफ साफ दिखाई दे रही है। ये वो रोड है, दोनों तरफ इसके घने जंगल है, आपको दिख रहे होंगे। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड को तो चौड़ा करने के नाम पे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है। और मुझे अभी जो गांव वालों ने बताया कि ये रोड जिस पे हम खड़े हैं ये पूरी की पूरी रोड ही नई है। इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है इस नई रोड को बनाया है। और आप देख सकते हो जंगल के बीचों बीच ये सड़क है। यहाँ जंगल था पहले, जंगल था यहाँ पे पहले, पेड़ थे बाकायदा। और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो। उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर इन निशानों को भी देख के कह सकते हो कि अभी तक यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कितने पेड़ कटे इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे। तो उनको भी उखाड़ के उनको भी निपटा दिया जाए और उनके ऊपर भी मिट्टी की एक लेयर डाल दी जाए। इसकी साजिश भी डीडीए द्वारा चल रही है। सेवानिवृत्त ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ ने जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को फिर से खोलने पर दूसरी उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि सभी सदस्य जो उपस्थित थे उन्होंने अपना अपना वक्तव्य रखा। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार रत्न भंडार को 14 जुलाई को खोलने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि प्रावधान के अनुसार हमें सरकार की अनुमति चाहिए। हमारे पास चाबी आ जाएगी, उसी दिन सामान को शिफ्ट किया जाएगा। गर्भगृह के अंदर ही रत्न भंडार बनाया जा रहा है। मरम्मत का काम भी शुरू होगा, जिसके लिए एएसआई की टीम भी तैयार है। पूरा विस्तृत चर्चा हुआ। आनंद की बात है कि सब मेंबर जो उपस्थित थे सब अपना अपना वक्तव्य रखा। उसको सब तर्जमा करने के बाद हम लोग 3 बात पर उपनीत हुए आज का रिजोल्यूशन में। एक तो पहले डेट फिक्स हो, हम सरकार को अभी अनुरोध कर रहे हैं 14 तारीख को खोलने के लिए सरकार हमको अनुमति दे, क्योंकि सेक्शन 6 के रूल 6 के प्रावधान के अनुसार सरकार का अनुमति खोलने के लिए चाहिए। और उसमें भी निष्पत्ति हो गया है। चाबी उस दिन हमारे पास आएगा, चाबी में खोलेगा नहीं खोलेगा जैसे भी हो उसको खोला जाएगा। उसी दिन ही हम सामान को शिफ्ट करेंगे। सामान शिफ्टिंग के लिए भी मैनेजमेंट कमेटी ने डिसीजन ले रहा है। उनका आइडेंटिफाइड टेम्पररी रत्न भंडार वो बना रहे हैं। उसी का अंदर गर्भगृह का अंदर में ही बन रहा है। उसी में हम आइडेंटिफाइड आर्टिकल्स रखेंगे, यूज के हिसाब पर हम रखेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली में बुधवार की सुबह रिएक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप 7:14 पर आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कुछ महीने पहले भी हिंगोली में 10 मिनट के अंतराल में 2 भूकंप आए थे। पहला झटका सुबह लगभग 6:08 पर महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई थी। और दूसरा भूकंप सुबह करीब 6:19 पर महसूस किया गया था। हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान हुए हादसे को लेकर अब बाबा के तरह तरह के अनुयायी सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ बाबा को जेल भेजने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कुछ अनुयायी ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो बाबा के लिए मौत और जिंदगी का सौदा करने की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर इन अनुयायियों ने कैमरे के सामने प्रशासन को धमकी दे डाली। इन अनुयायियों का कहना है कि अगर बाबा की गिरफ्तारी हुई तो वह मार काट करने से पीछे नहीं हटेंगे। बाबा के अनुयायियों की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। जहां एक और पुलिस प्रशासन लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक हाथरस हादसे में 123 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 150 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सत्संग के मुख्य आरोपी और अन्य 6 लोगों को पुलिस के द्वारा पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
वहीं अलीगढ़ में मौजूद बाबा के इन अनुयायियों ने अपनी कीमती जमीन को भी बाबा के आश्रम के नाम कर दिया। अब यह अनुयायी बाबा के सत्संग हादसे में नाम आने के बाद सुनते ही भड़क गए और खुला अल्टीमेटम मौजूदा सरकार और पुलिस प्रशासन को दे डाला। खुला चैलेंज में साफ तौर पर कहा गया कि अगर बाबा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो किसी भी तरह की घटना कर सकते हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा हो गई है। खुफिया विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन अब सबकी निगाह इन लोगों के ऊपर आ पहुंची है जो लगातार अन्य अनुयायियों से भी इस सूचना को फैला सकते हैं, जिससे बाबा के अनुयायियों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मेरा नाम राजवीर सिंह गोला जी। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? बाबा जी के आश्रम पर मौजूद हैं। आश्रम किस जनपद में? अलीगढ़। अच्छा, क्या मानते हैं आप? बाबा जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले हम 100 रुपये कमाते थे, दारू मीट वगैरह में खत्म करते थे। आज हम उनकी संगत में आकर के आज हमें कोई भी उन्हें अब 100 रुपये कमा में तो हम पेट भर के रोटी खाते हैं। आज कलेश नहीं हमारे घर में। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपने बताया है कि आपने सुबह बाबा जी को देखा हमने सवेरे जब भजन करते हैं तो बाबा जी को देखा था। अलीगढ़ में है? अलीगढ़ में। अच्छा, एक चीज और आप मुझे ये बताइए कि बाबा जी को लेकर आप क्या मानते हैं? अगर जो उन पे आरोप लग रहे हैं उसके बाद आप ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बाबा जी बहुत बढ़िया हैं, ये तो पाखंडी उन पर दोष लगा रहे हैं। अगर बाबा के खिलाफ कुछ होता है तो आपकी क्या आगे? बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे। मेरा नाम राजवीर सिंह गोला जी। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? बाबा अलीगढ़ की थाना क्वारसी और एसओजी की संयुक्त टीम ने 9 दिन पहले बहला फुसलाकर अपहरण की गई युवती को सागवान सिटी कॉलोनी की एक फ्लैट से बरामद कर घटना का खुलासा करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने युवती को बंधक बनाकर सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया और पीड़िता के परिजनों से फिरौती मांगी। पुलिस ने अपहरण करने वाले गिरोह की एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मुख्य आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है और आरोपी महिला सहित 3 को जेल भेज दिया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना कवारसी क्षेत्र के एक मोहल्ले से एक युवती को 29 जून को ये सभी आरोपी बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गए थे। 29 जून 2024 को थाना क्वारसी के रघुवीर नगर इलाके से सूचना मिली कि एक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाया गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए सुसंगत धारा पर अभियोग पंजीकृत किया एवं लड़की की बरामदगी हेतु एक स्पेशल टीम का गठन किया। इस स्पेशल टीम ने 8 जुलाई 2024 को इस लड़की को सांगवान सिटी स्थित एक फ्लैट से बरामद किया एवं एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने इस लड़की को 29 जून से इस फ्लैट में बंधक बनाकर रखा था एवं नशीली दवाइयां देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस गिरोह ने लड़की के परिजनों से फिरौती की भी डिमांड की है। इस गिरोह का एक मुख्य सदस्य अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बाकी गिरोह के 3 सदस्यों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और एक बाल अपचारी को बाल सुधार गृह आगरा में भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।